सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है ऑडिट के समीप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सी समीप अरोड़ा। और इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। और हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 जिसमें हम 3 टॉपिक खत्म करेंगे। वो हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट फर्स्ट। उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करना है जो आपको मैं बेसिक समझाऊंगा। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल मिसट्रीटमेंट देखेंगे। अब ये वाली फोटो ऐसे लगी हुई है कि ये जो स्टैचू है इसका ऊपर नीचे का चेंज कर दिया तो मटेरियल मिसट्रीटमेंट, एक्चुअल में यही मतलब निकलेगा। आपको समझ आ जाएगा जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे। और थर्ड टॉपिक हमें खत्म करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। और ये वाले जो 4, 5, 6 टॉपिक हैं इसी चैप्टर में, ये हम पार्ट 2 में मतलब सेकेंड वीडियो में करेंगे। ठीक, अभी फर्स्ट वाला टॉपिक करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So definition is like an audit is an independent examination. ये डेफिनेशन इसके आगे भी जाएगी, खत्म नहीं है। डेफिनेशन का थोड़ा सा पार्ट मैंने लाइन उठा के यहाँ पे रखी है। अब इंडिपेंडेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मेरे को इस पर डिस्कशन करना है। एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, किसी चीज़ की चेकिंग करनी और उसके अकॉर्डिंगली या तो मार्क्स देंगे या ग्रेड्स देंगे। हम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा ऑडिटर ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो सही है कि नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट की। यहाँ पे जो वर्ड इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर बताता है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। पर मेरे को अभी भी इंडिपेंडेंस का मीनिंग बताना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है पुष्पा का। पुष्पा हमारा प्रोफेशनल क्रिमिनल है। मैं बताता हूँ कैसे। जब आपका लाइवलीहुड मतलब खर्चा पानी जहाँ से जिस सोर्स से निकलता है वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो इसका क्राइम से निकलता है, ये क्रिमिनल बन जाएगा, प्रोफेशनल क्रिमिनल। अब इस मूवी का एक डायलॉग है, पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं। हम्म, इस वाले अगर मैं डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो बनता है नॉट टू बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे को कोई डिमांड हुई और मैं झुक गया, मैंने उसकी बात मान ली जबकि माननी नहीं थी, तो मैं झुकूंगा नहीं। ये इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है। ठीक, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मीनिंग है। ये मीनिंग आपको होपफुली अब याद रहेगा। ठीक, नॉट टू बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स, तो मतलब ऑडिटर झुकेगा नहीं। अब मुझे एक और चीज बतानी है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस दो चीजों से कंप्राइज होती है, एक है माइंड और दूसरा है अपीयरेंस। अपीयरेंस वाला हम पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अभी हम इस वाले पॉइंट में देखेंगे कि माइंड की इंडिपेंडेंस कैसे है। इसके लिए मुझे बताने हैं आपको 3 पॉइंट। एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इन वाले को हम चैप्टर नंबर 2 मतलब इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टार्ट करना है, तो ऐसे 200 में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, पर मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। जैसे आपने अपना सीपीटी का एग्जाम दिया, हम्म, उसमें आपको क्वेश्चंस मिले और क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे ए बी सी डी। अब जो ए था, अगर ये करेक्ट मानूं मैं इसको, ये आंसर था करेक्ट, और जो इसका बबल था आपने उसको फिल कर दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, और अगर बी सी डी इनमें से किसी को बबल को फिल किया तो जीरो, जीरो नंबर मिलेगा। अब इसमें टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट था तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल सकते, राइट। इमोशनल नहीं हो सकता टीचर, सही को सही बोलेगा गलत को गलत। ऐसे ही ऑडिटर भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। उसको मतलब नहीं कि उसके दोस्त है वहां पे अकाउंटेंट किसी एंटिटी में जहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, उन चीजों से मतलब नहीं। इमोशनल नहीं होना, सही को सही और गलत को गलत बोलना है। सब्जेक्टिव नहीं होना, अनबायस्ड रहना है इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट रहना प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट
जो रहेगा, इसको याद करने के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप ये मान लो कि जो सामने हो वो पीठ पीछे हो, तो मतलब आप ऑनेस्ट रहोगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, किसी से डर नहीं रहे। इंटीग्रिटी का मतलब खत्म, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब खत्म। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि कोई आपका टॉपिक जो एक्स टॉपिक है, ये कोर्स में है, और कोई आप और कोई वीडियो देखो किसी टीचर की यूट्यूब पे और वो बोले टीचर कि ये वाला एक्स वाला टॉपिक नहीं है सर, ये तो आ ही नहीं सकता है, तो गलत है, कोर्स में ही नहीं है। आपको दो जगह से इंफॉर्मेशन मिली, आप दोनों पर ट्रस्ट कर रहे थे, पर दो इंफॉर्मेशन जो मिली वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आपस में मेल नहीं खा रही, तो आप उसको फर्दर चेक करोगे। आपने शक नहीं किया था, पर आप कॉशियस हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब यही है। जब ऑडिटर को कहीं से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उसको फर्दर चेक करता है, फर्दर एनालाइज करता है। तो ऐसे वाला एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। ये ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जैसे आप मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसे ही ऑडिटर मैनेजमेंट पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है। अगर इंफॉर्मेशन सही मिलेगी तो ठीक है, अगर गलत मिल रही है तो फर्दर चेक करेगा। सो ये माइंड की इंडिपेंडेंस हमने देख ली। अब इसके बाद हमें देखनी है इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यहाँ पे भी तीनों सेम पॉइंट है, याद रखने का चीट कोड हमारा ISO। अब जब अपीयरेंस में बोलता है तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते हम। लिटरल मीनिंग कैसे? जैसे आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि अगर दोनों ऑडिटर हैं तो ये वाला ऑडिटर सही है, हमारे अमिताभ बच्चन, और शाहरुख खान गलत। पर ये एक्चुअल में गलत पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। ऐसे नहीं बोल सकते हम किसी की लिटरल अपीयरेंस है कि वो उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। जो डेफिनेशन में दे रखा है, जो उसका मतलब निकलता है, वो बोलता है कि अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब इंफॉर्मेशन गलत मिली, जैसे दो टीचर का मैंने बताया ना कि आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिली और आप उसको फर्दर चेक ना करो, तब मैं बोलूंगा ना आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो, आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हट रहा है। सो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ बोलते हैं। और थर्ड पार्टी को ऐसा लगे, अगर थर्ड पार्टी को ऐसा लगे तो कि इंटीग्रिटी, ऑडिटर की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज है, तो एक्चुअल में मानेंगे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हर्ट हो गई या कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक। अब मैं एग्जांपल देता हूँ थर्ड पार्टी का, क्योंकि ऐसे थर्ड पार्टी क्लियर नहीं होगी कि थर्ड पार्टी कौन है। एक मूवी का सीन लेते हैं। ये मूवी है आंखें। इसमें ब्लाइंड तीन होते हैं और अमिताभ बच्चन इनको रॉबरी करवाते हैं बैंक की। अब आखिरी के सीन में पुलिस इनसे, बैंक एम्प्लॉयज हैं ये दोनों, इन दोनों से पूछती है कि ये जो दो लोग बचते हैं आखिरी में, उनसे चोरी करी है कि नहीं उन दोनों ने। तो डेलनास बोलती है सर चोरी कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये बोलता है, दूसरे एम्प्लॉय से पूछते हैं, बोलता है डेलनास ने बोला हो सकता है, तो हो सकता है सर। अब आप हो यहाँ पे थर्ड पार्टी, यू आर थर्ड पार्टी। पहला पुलिस वाले हैं, दूसरा बैंक एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी आप हो। आप दोनों, आप उन दोनों को देख रहे हो और बोल सकते हो कि नहीं नहीं ये सर ये तो गलत है। अभी डेलनास अगर ना बोल देगी तो ना बोल देगा, ये तो सही गलत को देख ही नहीं रहा, तो इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, तो मतलब इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। आप थर्ड पार्टी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के बता पा रहे हो। ऐसे ही ऑडिटर को अगर कोई और थर्ड पर्सन देखता है कि मैनेजमेंट फर्स्ट पर्सन, ऑडिटर सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा बंदा देख के बोलता है इंसान कि सर इसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सही नहीं है, या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं है, इनको दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिली और इन्होंने फर्दर एनालाइज नहीं किया, चेक नहीं किया, सो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। ऑडिटर को ऑडिट से पहले भी और थ्रू आउट द ऑडिट अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, गलत चीज कर दिया आपने। तो इसके साथ मेरा इंडिपेंडेंस पॉइंट खत्म होता है। आगे थ्रेट्स और सेफगार्ड है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ऑडिट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को जितना बताना था वो मैंने बताया। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट और बताना है छोटा सा, क्योंकि इस पे MCQ बन सकता है अच्छा खासा, कि जो हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना ऑडिटर की, ये मेंशन कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे दे रखा है। एक तो हमारा जो एक्ट है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे CA फाइनल में। ठीक, मैं इसको जूम इन कर दूं थोड़ा, ये हो ही नहीं रहा। चलो इतने में दिख जाएगा आपको, क्लियर है मेरे ख्याल से। और दूसरा देखा है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 200। ये हम चैप्टर नंबर 2 में, जैसे मैंने बताया था ना, चैप्टर नंबर 2 में
SA 200 पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो उसके अंदर भी इंडिपेंडेंस दे रखी है। और तीसरा दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में, पर एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखा। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है? स्पष्ट तौर पे। कंपनीज एक्ट में एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रखी है, मैं लिख देता हूँ, आप एक सेकंड। एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस दे रखी है कि जैसे सिक्योरिटीज होती हैं, ये ना तो आप ऑडिटर प्लस रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता। इसको हम फर्दर देखेंगे आगे, जब कंपनीज एक्ट के हमें थोड़े से प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, उसमें देखेंगे। पर अभी के लिए ये मानो कि आप सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते अगर आप ऑडिटर हो किसी कंपनी के या एंटिटी के। ठीक। अब ऐसे होगा क्या? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलती दे रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपको होगा ना कि सर मैं गलती छुपा दूं, क्योंकि अगर मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे पास सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, तो मैंने बढ़िया हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो गलत चीज हुई। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बात कर रखी है कि सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते। और दूसरा दे रखा है इसका फेमिलैरिटी थ्रेट। थ्रेट ये कैसे होता है? ये रोटेशन होती है सर, रोटेशन। एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद एक एंटिटी के आप ऑडिटर नहीं रह सकते। एक्चुअली में कंपनीज एक्ट में दे रखा है, तो वो कंपनी से रिलेटेड है, तो एक कंपनी के अब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को ऑडिटर हटाना पड़ेगा और ऑडिटर को खुद हटना पड़ेगा। सो ये दो पॉइंट है, ये वाला फेमिलैरिटी थ्रेट अभी आगे वाली स्लाइड्स में और ध्यान से देखेंगे। पर हाँ, रोटेशन का जो दे रखा है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता ऑडिटर हमारा, तो ये दोनों पॉइंट कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंस एक्चुअल में पूरा लिटरल में नहीं है मेंशन, ये याद रखना कि इंडिपेंडेंस ऐसे वर्ड नहीं दे रखा। ठीक। सो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम ऑडिट की डेफिनेशन कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमने इंडिपेंडेंट वर्ड को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक। अब इसके आगे डेफिनेशन बोलती है कि ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप जब ऑडिट करने जाते हो ना, तो आपके हाथ में ट्रायल बैलेंस, बाकी जो भी आप चीजें बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रख दी जाती है। वो एक्चुअल में एंड रिजल्ट है, और वो बेस्ड किस पे होगा? जो पूरी थ्रू आउट द ईयर ट्रांजेक्शन हो रही है, अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं, उन सब पे बेस्ड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम ना सिर्फ उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन विच हैज कनेक्शन विद मनी। पैसा पैसा, दे दनादन है ना, पैसा पैसा, जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें होंगी वो हम देखेंगे। फाइनेंस का मतलब क्या है? सिस्टम और स्टडी ऑफ क्रिएटिंग, सर्कुलेटिंग एंड मैनेजिंग मनी। हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, मेरे को आपको समझाने के लिए बताना है कि फाइनेंस का मतलब क्या है। ये है एक्चुअल में नाउन। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा पता हो, नाउन और एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये है हमारा नाउन, और ये जो फाइनेंशियल आता है ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। अब मुझे एक और चीज बतानी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या है। एक्चुअल में 4 दे रखे हैं, पर आपको मैं हमेशा ये बोलूंगा कि 5 लिख दो। ये वाला चीज ना इंडिया में तो इंक्लूड हो जाती है। ठीक। तो हम इसको इंक्लूड करके मानेंगे। पहला कौन सा? बैलेंस शीट। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और फिफ्थ नोट्स टू अकाउंट्स। मेरे को लगता है ये बहुत ईजी सा पॉइंट्स है, 5 नोट्स में दे रखा है, तो आराम से आप कर सकते हो कवर। साथ में अगर आप ग्रुप 1 दे चुके हो, अगर आप ग्रुप 1 दे चुके हो, तो आपने सेक्शन 143(1) पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कि ऑडिटर के पास राइट है टू एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स की यही बात कर रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे आपने एसेट परचेज किया, तो उसके लिए आपने कोई रिक्विजिशन बनाई होगी, अप्रूवल ली होंगे, अथॉरिटी चेक करनी है कि राइट पर्सन ने ऑथराइज किया था, हाँ कर लो, ले लो, परचेज कर लो, और राइट जगह से लिया। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी रिलेटेड पार्टी से, वैसे रिलेटेड पार्टी से भी ले सकते हैं, पर उसके लिए भी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें इन्होंने मानी। साथ में एसए 210 के अंदर इसका नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन एंगेजमेंट। एसए 210 का
मैंने बताया था ना चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे एसए 200, तो एसए नंबर 200 के बाद हम एसए 210 भी पढ़ेंगे। इसमें भी मैं सिर्फ यही चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी, कि इस वाले एसए के अंदर भी ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा आप मुझे लिख के मैं दे रहा हूँ आपको मेल के थ्रू, कि आप मेरे को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोगे जो आपको पता है, तो आप उसको मेल पे साइन करके भेज दो मेरे को कि हाँ हम देंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, ठीक। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है इंडिपेंडेंट। अब डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ ली। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट को हमने बहुत अच्छे से ध्यान लिया। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ये वाइडर है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। साथ में मैंने एक जो पॉइंट बताया था मैं दोबारा अच्छे से बता देता हूँ कि जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, एग्जामिनेशन ये हम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फॉर्मेशन का, पर जब हम रिपोर्टिंग करेंगे एक्चुअल में अपना ओपिनियन देंगे, ये हम देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये ऐसा क्यों है कि हम एग्जामिनेशन तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं और हम ओपिनियन जो दे रहे हैं मतलब सही गलत मतलब मार्क्स देने थे ना हमने, एग्जामिनेशन का मतलब बताया मार्क्स देंगे ग्रेड देंगे, या हम ऑडिटर हैं तो हम ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन क्यों है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करी और फिर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बिठा लो। ये एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट जितनी ट्रांजेक्शन हुई अकाउंट बैलेंसेस हम कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड होंगे, या हमने सेट ऑफ करा जो भी थ्रू आउट द ईयर हमने जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह जितना भी सब कुछ हुआ एंटिटी में बिजनेस हुआ, उन सब का एक्चुअल में एंड रिजल्ट तो यही दिखाएगा। तो मैं ओपिनियन इस पे दूंगा कि एक्चुअल में जो सब कुछ हो रहा है उसका ये जो एंड रिजल्ट दे रही है मैनेजमेंट, ये सही है, गलत है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है, पर ओपिनियन हम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब आगे बोलता है डेफिनेशन में ऑफ एनी एंटिटी। आप ना कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट तो आपको ऐसे लगने लग जाएगा थोड़े टाइम के लिए कि कंपनी का ही ऑडिट होता है, बाकी तो कहीं ऑडिट होता ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है। और उसके आगे ये फर्दर ये दो लाइन जो है ये इसमें यही डिटेल बताता है कि वो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, मतलब वो बिजनेस कर रही हो या समाज की सेवा के लिए। जैसे प्रथम एक ये एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है तो कंपनी बट नॉट फॉर प्रॉफिट है। सो यही वाली चीज बता रहा है ना, नॉट वाला यहीं पे आ गया। आप इसको सर्च भी करना एज अ सी स्टूडेंट, आपको बहुत सारी चीजें ये पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आप ये कोट कर सकते हो। सो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पब्लिक हो और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी हो। अभी आपने लॉ में मेरे को लगता है कि आपने पढ़ रखा है, ग्रुप 1 दिया है, तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और अभी आपने स्टार्ट नहीं किया और आप मेरी क्लास देख रहे हो तो होपफुली मेरे को लगता है कि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। नहीं भी है तो इतना ही मान के चलो, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मेरा भी लिमिटेशन है, ठीक। सो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टेड ना हो। तो इसमें मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। हम्म। और इसके ऑडिट को भी हमने चैप्टर नंबर 13 में करना है कवर। तो आखिरी के वीडियोज में आएगा, पर हाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऑडिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी का होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बचता है डेफिनेशन का, और इस पे ओपिनियन का हमारा, फिर हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। सो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है पर उससे ज्यादा, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एनजीओ भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ भी, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लिस्टेड कंपनी और लीगल फॉर्म गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ हो, ठीक।
सब्सिडरी भी हो सकती है, कंसोलिडेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, होल्डिंग कंपनी, सब कुछ। ठीक। सो व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, अब आगे चल रहे हैं हम। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, ये सच एन एग्जामिनेशन क्या है? ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही है, इसी के बारे में बोला। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ये जब करेंगे हम, और इसका विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब ये कह लूँ कि ना आपकी जैसे मार्कशीट, सॉरी, आंसर शीट चेक हो रही है, तो उसमें मार्क्स देने के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क्स आ जाता। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टिंग विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग मार्क्स, तो हम यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं। ठीक। अब ये ओपिनियन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन क्या देना है, क्यों देना है, किस बेसिस पे देना है, ये हम थ्रू आउट द कोर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए इतना ज़्यादा अभी टेंशन नहीं लेनी, पर ये मेरे को थोड़ा थोड़ा पॉइंट तो समझा देना चलना है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझाता चलूंगा ना तो ईजिली एब्जॉर्व होती जाएंगी चीज़ें। अब ये देते हैं हम ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? ऑडिटिंग में, अगर स्पेसिफिकली ऑडिटिंग में ये मतलब करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो भी है इसको मैं ब्रेक डाल रहा हूँ, रुक रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मैंने बोला था ना सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का है। वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का भी मैं आगे वाली स्लाइड में आके फिर दोबारा आऊंगा। तो जो स्पेसिफिकली ऑडिट में बताता है, बोलता है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? और उसके बाद बोलता है पोजिशनिंग ऑफ एन एंटिटी। अब ये क्या है पोजिशनिंग? ये है प्रॉफिट एंड लॉस और ये है बैलेंस शीट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशनिंग है बैलेंस शीट। तो इससे मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को ना, मैं चलता हूँ मटेरियल स्टेटमेंट बताने के लिए। मैं यहाँ पे आपको लगता है कि छोटा सा एक पॉइंट बता के भी छोड़ देते हैं और जल्दी से हो जाएगा, समझ आ जाएगा। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? मैं बोल देता हूँ गलती। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए मानो मटेरियल स्टेटमेंट में आगे जाके बता दूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जो मटेरियल का है, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कोई इंपॉर्टेंट गलती नहीं होनी, मतलब हैवी लेवल, बड़ा हाई, मतलब हाई फाई वाली ऐसी कोई गलती नहीं कि तुमने अकाउंट्स ही पता नहीं क्या कर दिए और समझ ही नहीं आ रहा है। या जैसे जैसे आप 12th क्लास में करते थे ना, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो वो मटेरियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। और मुझे बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। हमने यहाँ पे देखा ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, प्लस हमें एक और पॉइंट देखना है कि ट्रू का एक्चुअल में मतलब आता है करेक्टनेस और फेयर का मतलब आता है कंप्लीटनेस, सीईसी। याद रखना है, अगर एग्जाम में भी ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है और अगर बाय चांस आ जाए दोबारा, तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना। मैं दोबारा इसको हटा के क्लियर दिखाता हूँ कि आप ऐसे करके बनाओ। ऐसे नहीं बनता तो मैं तो हमेशा क्लाउड बनाता था। मेरे को तो इजी लगता है क्लाउड बनाना, तो मैं हमेशा क्लाउड बनाता था। पहले लिख लो, उसके बाद ऐसे ऐसे करके क्लाउड बना लो। क्लाउड बनाने पे आपको सर्कल, मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना कि सर्कल हमारा सही नहीं बन रहा, तो ऐसे करके बना दो और एरोज बन जाएंगे। तो मेरे को लगता है ये बड़ा आराम से बन जाता था मेरे से। मैं जल्दी से ये बना देता था, टीचर देखता था, समझ जाता था कि हाँ, ये बच्चे ने पूरा कर रखा है, इसको आता है। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया हमारा क्लियर, पर इसको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। ट्रू क्या था हमारा? कंप्लीटनेस, करेक्टनेस। भूल गया मैं। भाई देखो, ट्रू बताएगा कंप्लीटनेस, करेक्टनेस बताएगा करेक्ट होना चाहिए, और ये बताएगा कंप्लीट। अब जैसे हमने करी सेल्स, सेल्स करी हमने 5 ट्रांजेक्शन की 1000 रुपए की। ठीक, तो जो करेक्ट अमाउंट आएगा वो होगा 1000 का। यहाँ पे रुपीज लगा देता हूँ मैं, नहीं तो आप बोलोगे 5 रुपए की 1000 ट्रांजेक्शन करी है सर। तो 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी तो 1000 आना चाहिए, और कंप्लीट मतलब 5 ट्रांजेक्शन की तो 5 ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, और 1000 रुपए की थी तो 1000 आना चाहिए। तो ये टोटल आ जाएगा 5000। तो 5000 आना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। ठीक, मतलब सेल्स, सेल्स ऐसे करके 5000 रुपए की है,
ट्रू एंड फेयर व्यू आ गया। इसके साथ हमारी डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुई, हमें ओपिनियन पे थोड़ा सा देखना, और मेरे को एक और चीज बतानी है कि ये कंपनीज एक्ट, मैं एस एस लिख के डाल रहा हूँ, आप कभी नहीं लिखोगे ये शॉर्ट फॉर्म्स, कभी नहीं, ऐसे की चल जाती है, ऐसे 200 ऐसे करके लिखोगे, अभी हम जो आगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे उसमें ऐसे चल जाता है, बाकी और कुछ नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का MNGT करके या कुछ भी करके नहीं चलेगा। और भी हम चीजें पढ़ेंगे, मैं आगे बताता चलूंगा, पर हाँ अभी के लिए कंपनीज एक्ट कभी ऐसे नहीं लिखना, पूरा आपने लिखना द कंपनीज एक्ट 2013 कॉमा करके 2013 ऐसे करके पूरा। उसमें एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 129 सेक्शन 1, वो बोलता है जो कंपनीज एक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ना, ऐसे प्रेजेंट करना है, द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा ऐसे बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक, ट्रू एंड फेयर व्यू हमने पढ़ लिया, कंप्लीट होना चाहिए और करेक्टनेस होनी चाहिए, उसके अंदर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ऑफ द कंपनी एंड कंपनीज कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS आप अकाउंट्स में पढ़ोगे और फाइनल में पढ़ोगे इंड AS, तो उन सबके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए जो सेक्शन 133 में दे रखे हैं, और जो फॉर्म एंड फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 3 में, ये आप पढ़ोगे सर अपनी अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बात है ये, तो वहीं पे आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी सेक्शन 129 में दे रखा है तो हम देख लेंगे। ठीक, अभी जितना दिखाना था मैंने बता दिया। अब मैं ओपिनियन जो आप दे रहे हो, मैं मानता हूँ कि आप ऑडिटर हो, ठीक, अब आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फीलिंग आनी चाहिए कि आप ऑडिटर हो, मैं मानता हूँ कि आप ऑडिटर हो, तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में, जैसे टीचर आपकी आंसर शीट चेक करते हो तो टीचर के ऊपर होता है ना कितने नंबर दें, स्कीम तो दे देते हैं कि 4-5 देना है, इतना देना है, इस पॉइंट पे इतना देना, और अकॉर्डिंगली वो देता भी है। ऐसे ही हमारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, ठीक, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं ना कि टीचर थोड़े से नंबर ज्यादा दे दे या कम दे दे, ऐसे ही ऑडिटर की भी थोड़ा सा फर्क है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है एक्चुअल में, ये मैटर है ऑडिटर की जजमेंट का, मतलब कहने के लिए एक्चुअल में कि ऑडिटर की जजमेंट है, पर क्योंकि जैसे मार्किंग स्कीम होगी कि ये वाला पॉइंट लिखा तो एक नंबर, इस वाले पॉइंट के लिए फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे नंबर, ऐसे ही ऑडिटर को भी तो हर चीज बता दी गई, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप जो पढ़ोगे इंड एस फाइनल में पढ़ोगे तो उसके लिए बता दिया, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बता दी, सब कुछ तो बता दिया। कहने के लिए कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर की एक्चुअल में जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है कि ऑडिटर की जजमेंट है, थोड़ा बहुत लीवे तो होता ही है इंसान के पास, तो वही वाला है। अब देखो इन मोर स्पेसिफिक टर्म, जैसे मैंने बताया था ना, मार्किंग स्कीम दे दी टीचर को कि भाई बच्चे ने इतना लिख रखा है तो 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे ऑडिटर को भी दे दिया, टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू एन ऑडिटर हैज टू सी, दे दिया मार्किंग स्कीम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन कैसा देना है वो भी बताएंगे अब आगे चल के, और अभी बता रहे हैं ये, पर ये सीए इंटर के मॉड्यूल में जो दे रखा है मुझे कंप्लीट नहीं लगता, मेरे को ना थोड़ा इसमें सही नहीं लग रहा, वो मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे पहले 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे एसेट से रिलेटेड, उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है लाइबिलिटी से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है कि 2 पॉइंट्स और आ सकते थे, और मैं बताता हूँ कैसे। देखो बोलता है एसेट जो है वो कम नहीं होना चाहिए, अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बिल्कुल सही, सही बात है, सही ऐसे ही होना चाहिए। नो मटेरियल एसेट इज ओमिटेड, मटेरियल का मतलब मैंने बताया इंपॉर्टेंट, तो कोई भी इंपॉर्टेंट एसेट, छोटे मोटे एसेट तो हट जाते हैं ना, पेन होगा, बहुत सारा कंपनीज में स्टेशनरी का सामान होगा, थोड़ा बहुत 19-20 छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल एसेट नहीं छूटना चाहिए, कोई बिल्डिंग हो तो वो ना छूट जाए, या लैपटॉप्स हैं महंगे महंगे वो वाले ना छूटे। और बोलता है कोई चार्ज हो उनके ऊपर, तो चार्ज इफ एनी ऑन द एसेट आर डिस्क्लोज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बता दी, वेरी गुड, 3 पॉइंट दे दिया भाई, एसेट तो पूरा कवर कर दिया। पर लाइबिलिटी के टाइम में बोलता है कि मटेरियल लाइबिलिटी शुड नॉट बी ओमिटेड। अब मेरे को एक चीज बताओ, लाइबिलिटी अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू भी तो हो सकती है, डेटर आपका एसेट है, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तो वो कहाँ पे गया, वो नहीं दे रखा, तो मैं बोलूंगा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऐसे ही, जैसे एसेट के 3 पॉइंट है ऐसे ही लाइबिलिटी के 3 पॉइंट बना लो, दिख रहा होगा होपफुली अच्छे से क्लियर, ये लो मैंने बड़ा कर दिया कि जैसे ये 3 पॉइंट दे रखे थे ना,
ऊपर के 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे ही लाइबिलिटी के केस में भी आप 3 पॉइंट लिख दो, मेरे को लगता है फिर ज़्यादा सही हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट नॉर्मल अच्छी वाली चीज़ बोलता है, नॉर्मल सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है और बैलेंस शीट है उसमें डिस्क्लोजर होने चाहिए, जो मैटर का रिक्वायरमेंट होगा, जो रिक्वायरमेंट है टू बी डिस्क्लोज वो डिस्क्लोज हो जाने चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, इसके आगे नहीं दे रखा कि अगर चेंज होगा तो उसको प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए। अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें या एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम्स वो भी सही से डिस्क्लोज हो जानी चाहिए। सो मेरे को लगता है ये वाली पॉइंट ठीक है। और मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये पॉइंट्स ना इंक्लूसिव है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा, ये 100% नहीं है कि बस यही चीज़ें देख ली तो सब कुछ सही हो गया, नहीं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी चेक करेगा ऑडिटर। एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, आपने कंपनी एक्ट में नहीं बढ़ रखा है, मेरे को उसमें नहीं जाना इतना जल्दी, आगे वाली क्लासेस में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर आई गेस 11 होगा, उसके अंदर हमने पॉइंट का डिस्कस करना है। पर हाँ, अभी के लिए मैं सिर्फ बताता हूँ कि अगर कोई लॉ मतलब कंपनीज एक्ट कोई रिक्वायरमेंट बोलता है कि ये वाली चीज़ को रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्सपेंसेस को अलग से दिखाना है, डिस्क्लोज करना है रिलेटेड पार्टी को या किसी को भी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लो, अगर वो कहे तो हमें करना पड़ेगा ना कंपनी को, और हमें ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। सो उसी के बेसिस पे हम ओपिनियन ड्राफ्ट करेंगे। सो इसके साथ हमारी डेफिनेशन खत्म होती है। अब हम चलते हैं मटेरियल स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको पहले छोटी सी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये अभी मत देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, ये मैं भी आपको आराम से समझाऊंगा। अभी मेरे को ये बताओ कि दीपिका पादुकोण की शादी हुई है हमारे नेक्स्ट वाली पिक्चर में रणबीर कपूर से। नाम हो सकता है मैं गलत करूँ, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, इनमें और इनमें हमेशा नाम में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। रणबीर सिंह है, सॉरी हाँ मैं हो ही गया था। रणबीर सिंह से हुई है शादी, और रणबीर कपूर अगर बाई चांस शादी हो जाती तो आप बोलते ना हाँ ठीक है अच्छी जोड़ी है बढ़िया। पर अगर हमारे रामपाल यादव जी के साथ हाँ इनकी शादी हो जाती है, थोड़ा अटपटा लगता है आपको, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बोलते आपकी क्या हो रहा है ये तो, मतलब क्या हो गया था। तो जो ये क्या हो गया था यही एक्चुअल में मटेरियल स्टेटमेंट है। अगर मैं दीपिका पादुकोण को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दूं कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये AFRF क्या है, रुको 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 इसको बताना पड़ेगा मेरे को। उठा ले रे बाबा, क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हो सर, मैं बता रहा हूँ आप भूलोगे नहीं इससे, बस एक चीज कंफर्म है, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ऑल दो आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है, पर उसमें ना 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये वाले 2 पॉइंट मैं नहीं छेड़ूंगा। मेरे को लगता है कि जैसे बेबी स्टेप्स देते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो तो आप पहले छोटे डंबल्स उठाते हो फिर बड़े उठाते हो, अगर मैं 10 किलो का पहले पकड़ा दूं तो आपका हाथ ही दर्द हो जाएगा, मजा नहीं आएगा आपको, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली चलेंगे। सो मैं वो वाले 2 पॉइंट अभी नहीं करवाऊंगा, वो चैप्टर नंबर 9 में है या 10 में है तो उसमें कवर करेंगे। पर हाँ अभी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसे 200 के अंदर भी मैं डिटेल में कवर करूंगा, मतलब काफ़ी हद तक जितना आपको काम चलने के लिए आपका पढ़ाई में समझ आ जाए। पर अभी के लिए बताता हूँ मैं कि आप ये मानो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बना रखे कि इसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ऐसे करना है, अगर ये वाली ट्रांजेक्शन ऐसी होगी तो वैसे करना है। जैसे इन्वेंट्री होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट पे विच एवर इज लोअर उस पर हम देखेंगे। तो ऐसे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लो या इंडियस मान लो, इन दोनों का ठीक है कॉम्बिनेशन हो, मतलब जो भी एप्लीकेबल होगा कंपनी पे एंटिटी पे वो। साथ में कंपनीज एक्ट में अगर कोई बात दे रखी है 2013 के अंदर तो हमें वो भी माननी पड़ेगी। तो मतलब हम एक तरीके से ना सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। साथ में अगर कोई सेबी कोई रूल्स निकाल दे कि लिस्टेड कंपनी के लिए सॉरी, अगर लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी कोई रूल्स निकाल दे या RBI बैंक्स के लिए निकाल दे, जो मैंने बताया था ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज का एग्जामिनेशन है और किसी भी एंटिटी का हो सकता है, एनी एंटिटी, तो उसमें बैंक भी तो आएगा। तो RBI कोई इसके लिए रूल्स निकाल दे या रेगुलेशंस बना दे भाई, तो वो भी अप्लाई होंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो ये सब कुछ मिलाकर एक्चुअल में कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको हम ऐसे 200 में अच्छे से कवर करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए मैं बेसिक बता दिया, तो मैं अपनी स्टोरी पे चलता हूँ, स्टोरी नहीं छूट जाए, उठा ले रे बाबा। ओके, सो
अब इसके अकॉर्डिंगली बना दिया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगने थे वो लगा दिए, या इंड एस लगाने थे वो लगा दिए, कंपनीज एक्ट की चीजें मान ली, सेबी की मान ली, आरबीआई की मान ली, सब चीजें मान ली, तो बिल्कुल परफेक्ट मैच। ठीक। अब इनके साथ हो रही है मतलब कुछ थोड़ा बहुत अटपटा हमने ऊपर नीचे कर दिया। एक्चुअल में तो इन दोनों का आपस में दिल मिला हुआ था, हमने इनके साथ शादी करवा दी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कुछ ना कुछ। वैसे तो ब्लंडर ही है एक तरीके का, बट हाँ हम मानते हैं कि छोटी चीज़ है, बाकी चीज़ों में एडजस्टमेंट हो जाएगी तो ओके ओके। और इनके साथ होनी तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब डेफिनेशन में बताता हूँ, और डेफिनेशन में ऐसे बताऊंगा कि आपको याद हो जाए। देखो, डी से दीपिका और डी से डिफरेंस और डेविएशन। एक्चुअल में होना क्या था, रिक्वायर्ड क्या था हमारा, रिक्वायर्ड थे हमारे ये, थोड़ा जूम इन करें, जूम इन, रिक्वायर्ड हमारे रणवीर सिंह थे, रिपोर्टेड हमारे अलग आ गए। जो दोनों का डिफरेंस निकल रहा है ना हमारा, जो हमारा दोनों का डिफरेंस निकल रहा है या डेविएशन निकल रहा है, वो एक्चुअल में स्टेटमेंट है। गलती कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। अगर मेरे को सेल्स 500 डालनी थी और मेरे को उसको अलग से शो करना था किसी भी, जैसे मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी हमने, मेरे फूफा जी थे, उनकी कंपनी थी और मेरी भी एक कंपनी थी, हम दोनों रिलेटेड पार्टी थे, और हम लोगों ने आपस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी, और उन्होंने जितनी भी मेरे को सेल करी मैंने अपनी नॉर्मल परचेजिंग में दिखा दी, या उन्होंने अपनी नॉर्मल सेल्स में दिखा दी जो अलग से दिखा दी थी। तो गलत है ना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी थी। अब ये तीन चीजों में देखेंगे, या तो सर अमाउंट में पंगा हो जाए, या क्लासिफिकेशन में हो जाए, डेटर का क्रेडिटर बना दिया, क्रेडिटर का डेटर बना दिया, या प्रेजेंटेशन में हो जाए। और डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वही वाली चीज है, हमने उसको माना नहीं। आपको मटेरियल स्टेटमेंट में सिर्फ मटेरियल के अंदर ये डाल देना कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ग्रेट इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, हाई लेवल की होनी चाहिए गलती। चैप्टर नंबर 3 ऐसे 320 में एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मटेरियल है ना वो अपने आप में। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 3 ऐसे 320 में कवर करेंगे। पर अभी के लिए आपको ये वाली चीज पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और अभी जब तक थर्ड चैप्टर में हम इस वाले ऐसे में नहीं पहुंचते तब तक आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट को यही मानोगे, ऐसी गलती जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपोर्टेड हुआ है, और जो डेविएशन जो रिक्वायर्ड था, उसमें दोनों में जो डिफरेंस आ गया हमारा, अगर वो मिसस्टेटमेंट है और इतने ऊपर वाले लेवल की है कि भैया हाय तौबा हो गई, तो हमारे लिए वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट खत्म होता है। मेरे को बताना है इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर का मेन मीनिंग हम देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं, और देख चुके हैं कि वो दो चीजों से कंप्राइज करती है। अब हमें चलना है इसके थ्रेट्स और सेफगार्ड्स पे, और इसके साथ हमारा फिर थर्ड टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है, मतलब काफी बार रिपीट होता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मुझे बताना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। पहले मैं पढ़ा देता हूँ एक पॉइंट, उसके बाद समझा देता हूँ। वेयर सेल्फ इंटरेस्ट बेनिफिट्स आर इन्वॉल्व। इंटरेस्ट और बेनिफिट कहाँ से मिलता है, बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा सब कुछ करता है, तो वे पैसे से रिलेटेड है। यहाँ पे मनी बैंक का डाल रखा है मैंने। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब ऑडिटर को ऐसा लगता है ना कि यार मेरी फीस हट जाएगी, तुम बोलते हो यार साइन कर देते हैं ओपिनियन, मतलब जैसे आप मुझसे कोचिंग लेने जाओ, अभी एग्जाम तो मैं मतलब मैं आपकी आंसर शीट तो चेक करूंगा नहीं, पर अगर मैं आपकी आंसर शीट चेक करने लग जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे को होगा यार ये स्टूडेंट चला जाएगा मेरा, अब मैं इसको 5-6 नंबर ज़्यादा दे देता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा, इसके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, सब खुश, मैं भी खुश, फीस आती रहेगी, बढ़िया चलता रहेगा। सो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऐसा ही है, जब ऑडिटर को लगता है कि मेरा क्लाइंट मेरे हाथ से ना निकल जाए, ऑडिट मिला हुआ बड़ी मुश्किल से मिला है, अब मैं सीए बनाऊं पैसे के लिए तो थोड़ा कमाऊं, ऐसे कैसे। दूसरा पॉइंट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जब खुद के काम को चेक करना है, जब खुद के काम को चेक करना है। ऐसा कैसे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम खुद नहीं बना सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नहीं बना सकता, फिर ऑडिट क्या कर रहा है ना, ऑडिटर नहीं बना सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, खुद के काम को चेक कैसे करेगा। सेक्शन
144 अगर आप पढ़ चुके हो ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसके अंदर दे रखा है प्रोहिबिटेड सर्विसेज फॉर द ऑडिटर, तो वो सारी नहीं कर सकते हो, खुद का काम नहीं करोगे। जैसे पहले प्रीवियस ऑडिट में कुछ गलती, एनी वर्क डन इन द प्रीवियस ऑडिट, तो उसको आप बोलो दोबारा चेक करना और गलत करना, तो आप बोलोगे नहीं। या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, कोई और एंगेजमेंट, कोई और काम करना है, तो उसका ही आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो वो वाली चीज में सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है, अपने काम को ही दोबारा चेक करना। तीसरा है एडवोकेसी थ्रेट। अब ऐसा कैसे होता है सर, सपोज करो कि आप कंपनी में कोई आपका जो क्लाइंट का कोई केस चल रहा हो और आप उसको केस के फेवर में हो, तो आप उसको प्रमोट करने लग जाओ, उसके ही चीज को मानने लग जाओ। जैसे यहाँ पे एक मुन्ना भाई में बोलता है ना, भाई ने बोला करना तो मतलब करना। ऐसा हो सकता है आपको किसी की तरफ इंक्लिनेशन, उसकी आइडियोलॉजी की तरफ, कहाँ है वर्ड, when the auditor promotes his or her client's ideology, उसकी धारणाओं को, उसकी चीजों को प्रमोट करता है, बोलता है अप्रिशिएट करता है, बोलता है हाँ ये तो बढ़िया चीज है, और बोलता है टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव। यहाँ पे वही वही पीपल वाला जो आ गया ना, वो थर्ड पार्टी हमने देखा था ना, जो आपको थर्ड पार्टी मैंने बनाया था मूवी के अंदर सीन दिखा के, तो वही है, पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज, मतलब सही को सही नहीं बोल रहा और गलत को गलत नहीं बोल रहा, और उसकी आइडियोलॉजी को फेवर कर रहा है। तीसरा आता है फेमिलियरिटी थ्रेट। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक फेमिलियरिटी थ्रेट भी दे रखा है, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, है ना, बताया था, याद है कि नहीं, कंपनीज एक्ट में रोटेशन दे रखी है ऑडिटर की। तो ये वही वाली फेमिलियरिटी थ्रेट है हमारा। ये कैसे होता है, जब आप ऑडिट करने लगते हो, आपने किसी कंपनी का ऑडिट लिया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, आपको नहीं लगता आपकी जान पहचान हो जाएगी, फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे काम होंगे, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांगा करोगे, तो बोलोगे सर आपका कौन सा एम्प्लॉई ये काम करता है। जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, तो आप बोलोगे टॉप वाले मैनेजमेंट वाले को फ़ोन करके, सर आपका बैंक रिकन्सिलेशन कौन करता है। अब अगली बार आपके वो, मतलब वहीं गांव का निकल आया, शहर का निकल आया, फलाना ढिमकाना आपका रिश्तेदार निकल आया। अब वो बोलता है फर्स्ट टाइम ऑडिट किया था सही चला, सेकंड ईयर ऑडिट किया ठीक चला, थर्ड ईयर ऑडिट किया इस बार वो कर गया। बोलता है यार तुम मेरे वहीं के हो, ले लेना यार, मैंने बनाया तो यार 2 बार सही कर दिया, अब तीसरी बार तुम इस साल भी मांगने आ गए हो। नहीं था, बच्चे के एग्जाम थे बोर्ड के, नहीं बना पाया मैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, नैरेटी हो गई। पर एक्चुअल में आप लोअर, मतलब जितने भी अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उससे ज़्यादा इतना नहीं होता। पर जैसे सीईओ निकल आया, ऐसा कोई टॉप मैनेजमेंट के, या सीएफओ निकल आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकल आए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिलियरिटी थ्रेट होता है। मैंने एग्जांपल में फोटो डाली है वेब सीरीज कौन सी है मुझे याद नहीं, पंकज त्रिपाठी जी के बेटे होते हैं, ये कौन सी अच्छी है, मिर्जापुर, मिर्जापुर में ये ना पंकज त्रिपाठी के बेटे होते हैं, और ये कोई पॉलिटिशियन होते हैं, तो इनको डांट देते हैं, इनके बेटे को मार देते हैं थप्पड़, तो वो ये पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं वो कैसा है कैसा नहीं, वो क्या गलती करता है हमें फर्क नहीं पड़ता, वो बेटा है हमारा। फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया ना, बेटा नहीं होता किसी और को थप्पड़ मारता, बोलता हाँ इसने गलत किया, तो ऑब्जेक्टिविटी रह जाती। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो हमारे ऑडिटर की भी ऐसी ही है कि फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है, दोस्ती कर ले, रिश्तेदारी निकल आए, कुछ हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो कंपनीज एक्ट भी इसको कंट्रोल करता है, फैमिलियरिटी थ्रेट ना हो रोटेशन करवा के। अब हम आते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ये क्या अंडरटेकर की फोटो, ओ माय गॉड। ये एक्चुअल में इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, इंटिमिडेट कर देना, भयभीत कर देना, तो भयभीत कर रहे हैं हमारा, ऐसा हो सकता है। मैनेजमेंट, भाई इंसानों की तो मैनेजमेंट बनेगी, मैनेजमेंट कोई मतलब अलग थोड़ी ना है। सो ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर कि भाई थ्रेटन करें ऑडिटर को कि नहीं हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तुम अच्छा ओपिनियन दो और निकलो यहाँ से। ऐसा केस टीचर के साथ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक ना चीज़ डाली हुई है, क्या टीचर की भी इंडिपेंडेंस होती है, ये सारे पॉइंट टीचर से भी रिलेट कर सकते हो समझने के लिए। ये इंटिमिडेशन थ्रेट आ सकता है, जैसे मिर्ज़ापुर में लेता हूँ, मिर्ज़ापुर में एक सीन है जिसमें इनका बेटा प्रोफेसर को नहीं, अपने ही किसी और वहाँ पे स्टूडेंट को मारने लग जाता है जो उसके वहाँ पे पढ़ता है, मतलब कॉलेज के अंदर। तो ऐसे टीचर के साथ भी धमकाई दे सकते हैं ना, इंटिमिडेशन कर सकते हैं टीचर को कि भैया पास से कर दे नहीं तो पिटेगा तू। ऐसा करना नहीं चाहिए वो अलग बात है, पर ऐसा हो सकता है। सो उनकी भी इंडिपेंडेंस ऐसे हर्ट हो सकती है, थ्रेट हो सकता है।
सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। आपने कभी सोचा कि आपके 10th और 12th के एग्जाम, 10th के और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ये बाहर क्यों होते हैं? सर इससे टीचर का भी तो रिव्यू होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे बोला था कि टीचर 4-5 नंबर ऊपर नीचे दे देगा आपको, आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, वो भी खुश, पैसे आ रहे हैं यहाँ पे सेल्फ रिव्यू। ऐसे वो ऑडिटर भी बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा ऑडिट, तुम भी खुश, मैं भी खुश, और तुम गवर्नमेंट भी खुश की ऑडिट हो गया, सब कुछ सही है। पर ये जो 10th और 12th के जो हो रहे हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, टीचर ने आपको कोई चीज़ पढ़ाई और गलत पढ़ा दी, आपने एग्जाम में गलत लिख दिया, अब टीचर ने चेक करना है। अब टीचर अपना पढ़ाया हुई चेक कर रहा है, जो बच्चे ने तो वही लिखा ना जो टीचर ने पढ़ा दिया, उसको थोड़ी ना पहले से पता था, उसको जो टीचर ने पढ़ाया वो लिख दिया। अब टीचर चेक कर रहा था, टीचर बोल रहा वाह क्या पढ़ाया तुमने स्टूडेंट को, जबकि उसने गलत पढ़ा रखा है, तब भी ऐसा बोलेगा कि भैया तुमने तो बहुत बढ़िया पढ़ा दिया। तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है टीचर को भी, ऑडिटर को भी। ऑडिटर भी तो बोलेगा ना कितना बढ़िया काम किया था तुमने, पिछले साल तुमने कंपाइल की थी चीजें इस वाले अकाउंट्स की, तो कितना बढ़िया है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो कभी गलती करता नहीं। एडवोकेसी थ्रेट भी हो सकता है टीचर का, जब टीचर को कोई स्टूडेंट पसंद आने लग जाए, फेवरेटिज्म हो जाए, उसको लगे कि नहीं नहीं मेरा ये दोस्त है, फ्रेंड बन गया एक तरीके का, या कुछ भी। और फैमिलैरिटी थ्रेट भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फैमिलैरिटी थ्रेट को मैं फैमिली से रिलेट कर देता हूँ, कि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे टीचर के खुद के बच्चे ही उसी स्कूल में आ रहे हैं, तो जो उसके बाकी टीचर्स होंगे वो बोलेंगे तुम, मतलब मिश्रा जी मान लेते हैं टीचर, तुम बोलेंगे सब लोग कि सारे टीचर्स बोलेंगे मिश्रा जी के बेटे हैं तो इनको तो पास कर देते हैं यार, 2 नंबर से फेल हो रहा है, पास कर देते हैं, चलो मिश्रा जी को बोल देंगे, बाद में खुश रहे, मिठाई खिला दे, डब्बा भेज दे, ये वो फलाना ढिमकाना। सो ऐसा सारे पांचों थ्रेड्स मेरे को लगता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं सेफगार्ड पे। अच्छा, अगर एक और चीज़, अगर मैंने ना इस पे एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इससे पहले वाली वीडियो है, उसमें ऑडियो भी क्लियर है। पहले वाली वीडियोस में 4 वीडियोस में ऑडियो क्लियर नहीं था, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में यही वाला पॉइंट को बता रखा है कि लिखना कैसे है, तो वो देख लेना एक बार। और अब हम चलते हैं सेफ गार्ड्स पे। तो सेफ गार्ड्स पे मैं ये बोलूँगा, जैसे मैंने उस पर बताया था, मैं वही वाले पॉइंट यहीं में बता रहा हूँ कि भाई 5 तरीके के सेफ गार्ड है, 1 2 3 4 5। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप ऐसे 5 पॉइंट लिख के आ जाओ, वेरी वेरी गुड। इसके बाद तो मतलब नंबर कोई रोक ही नहीं सकता, नहीं। ये तो सब कुछ सारे बच्चे कर रहे हैं, सीए मॉड्यूल रट रट के बैठे हैं भाई। सीए की डिग्री इतनी वैल्यूएबल है कि हर स्टूडेंट चाहता है बन जाए, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बन के जल्दी आ, है ना। तो ये वाले 5 पॉइंट सब लिख देंगे। आप डिफरेंट क्या कर रहे हो अपने में, आप डिफरेंट ये करो कि आप एक डायग्राम बना दो। अभी मैं इसको बताऊंगा, पर हाँ मेरे को पहले उससे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग थोड़ा बताना है ना। डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ। अगर आप प्राइमा फैसा ही देखोगे ना, या तो आप हाईलाइटेड वाली चीजें देखोगे अपना टाइम बचाने के लिए, अगर आप एग्जामिनर और स्टूडेंट का आ जाए, आप हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, व्यक्ति हो, पर थोड़े टाइम के बाद इंसान बोर हो जाता है। एक होता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जब एक के बाद एक गोलगप्पा खाते जाते हैं या आइसक्रीम खाते जाते हैं तो आगे जो आती है ना, सॉरी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसके अंदर एक रसगुल्ला खाया बढ़िया लगा, दूसरा खाया ठीक लगा, फिर कम 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 हो जाती है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान, साधारण इंसान जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो 100 कॉपी चेक करेगा, 100 चीजें एक ही बार पढ़ेगा, उसकी भी तो यूटिलिटी कम होती जाएगी ना, इंटरेस्ट। तो डायग्राम बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिव लगता है, और टीचर को इतना सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, वो सिर्फ यही 5 पॉइंट्स पढ़ के जल्दी से बोलता है चलो हो गया, बच्चे को आता है, नंबर दे दो। और स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में स्टार्ट तो करेगा पढ़ना, बोलोगे आप कोई एक बेसिक चीज या तो डेफिनेशन दे दो, या कोई बेसिक सा उसका बैकग्राउंड या उसकी कोई रिलेटेड पॉइंट एक लिख दो। सेफ गार्ड एक्ट एज बैरियर्स टू थ्रेट्स, वेरी गुड, ये तो हमें पता ही लग गया, सेफ गार्ड है ही यही कि थ्रेट हमने पढ़ लिए थे, उसको सेफ गार्ड करने के लिए तो बैरियर एक्ट कर रहा है। टू प्रोवाइड दे आर प्रोटेक्टिव शील्ड्स टू इंश्योर दैट थ्रेट्स आर ईदर एलिमिनेटेड, ये अच्छी लाइन है, ईदर एलिमिनेटेड या तो बिल्कुल हट जाए, या रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल कैसे है, मैंने एग्जांपल दिया था ना, मिश्रा जी के बेटे हैं एग्जाम में, चलो पास कर दो, तो मिश्रा जी खुद बोलते कि नहीं नहीं मेरा बेटा है, पर आप स्ट्रिक्ट रहना, जितने मार्क्स डिजर्व करता है उतने कर दो। थ्रेट एटलीस्ट 100% तो नहीं हुआ, या तो स्कूल ही बदल देते तो 100% लेट था, पर
रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ये कर दिया, हाँ मिश्रा जी ने बोला है कि नहीं नहीं बच्चा फेल है तो फेल करना, पास मत करना। अब मैं इस पे सेफ गार्ड पे बताता हूँ आपको। और मेरे को एक और चीज़ बतानी है, रुको मैं मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे ना स्टार्टिंग तो मैंने बता दिया लिखना है, उसके बाद हमने 5 पॉइंट लिखने हैं और डायग्राम बनाना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका ना शीट जो है वो इतनी बड़ी ना हो, ऐसे वाली आपको बड़ी सीधी शीट मिलेगी, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको नीचे वाला जो हिस्सा मिलता है ना वो दिखता नहीं है, उसमें मतलब ब्लैंक है, ब्लैक ही कलर का, तो स्क्रीन ऊपर है। तो आपको हो सकता है इतना मिले, है ना, ऐसा पेज, ऐसे एक तरीके का पेज। तो ये वाले डायग्राम को आप यहाँ पे बना दो, डायग्राम पहले बना दो, उसके बाद पॉइंट्स लिखना। टीचर आपके पॉइंट्स पढ़ने से पहले अगर डायग्राम देखेगा उसको ना पॉइंट्स भी जल्दी जल्दी दिख जाएंगे, उसको इतना ज़्यादा वो सरदर्द नहीं लगेगा, है ना। किसी का काम आप आसान बना दो, नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये आखिरी वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, कोई कंक्लूजन या एंडिंग जरूर दे दो। इसको मैं बार बार बोलूंगा हर बार, जब भी मैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे आंसर लिखवाने पे आऊंगा तो मैं यही बोलूंगा कि भैया आखिरी में कुछ ना कुछ रिलेटेड लाइन लिख दो। टीचर आखिरी वाली लाइन जरूर देखेगा क्योंकि डायग्राम देख लिया उसने। ठीक। तो सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर इज वेरी एसेंशियल, मैंने तो बोला ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एसेंशियल। सो द ऑडिटर शैल इंश्योर हिज इंडिपेंडेंस नॉट जस्ट बिफोर, मतलब ऑडिट से पहले नहीं, सिर्फ पहले नहीं, ऑडिट क्या लिखा है, नॉट जस्ट बिफोर द ऑडिट बिगेन्स, ठीक है, बट थ्रू आउट द ऑडिट। समझ आया पॉइंट क्लियर, कि स्टार्टिंग में तो देखना ही है पर उसके दौरान भी देखना है। जैसे सिक्योरिटी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, उसके अंदर कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ नहीं रखा होगा तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप ग्रुप वन कर क्लियर कर चुके हो तो बोलते हैं कि रिलेटिव अगर सिक्योरिटी होल्ड कर ले और 1 लाख रुपए से ऊपर की फेस वैल्यू की ज्यादा की कर दे एक्सीड, तो ऑडिटर को 60 दिन मिलते हैं, 60 डेज ठीक करने के लिए। 60 डेज मिल जाता है कि रिलेटिव को बोलो कि भैया तुम सिक्योरिटी सेल करो, कुछ करो, मुझे नहीं पता, तुम हटाओ, मैं ऑडिटर हूँ उसी कंपनी का, एंटिटी का। ये वाला पॉइंट क्लियर है। आखिरी में कुछ ना कुछ एक पॉइंट डालना है, स्टार्टिंग में डालना है डायग्राम। ठीक। अब मैं पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई सेफ गार्ड कैसे मिल रहा है ऑडिटर को इंडिपेंडेंस अपनी बचाने के लिए। एक तो एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये आप पढ़ोगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दाग लग जाएगा ऑडिटर पे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मैंने बोला था ना, रोजी रोटी जहाँ से आ रही है तो ऑडिटर की वहीं से आ रही है, ऑडिट कर करके। तो ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल। अब मिसकंडक्ट क्या है, कंडक्ट होता है मतलब सही काम करना, मिस हो गया गलत करना, तो मिसकंडक्ट हो गया मतलब गलत काम करना प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली। आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आप पढ़ोगे इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, अभी मैंने ये वाला पॉइंट बताया, आपके नोट्स में भी दे रखा है। आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करनी है अपनी इंडिपेंडेंस, आपने नहीं करी, मिसकंडक्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं चेतावनी मिलेगी, आपको पता चलेगा आपने पढ़ लिया। दूसरा कंपनीज एक्ट रोटेशन बताएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताएगा। स्टैंडर्ड ऑन एंगेजमेंट, अब ये स्टैंडर्ड ऑन एंगेजमेंट क्या है, इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करने वाले। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, पार्ट टू जो हम चैप्टर करेंगे ना, इसी वाले चैप्टर वन में पार्ट टू जो नेक्स्ट वाली वीडियो करेंगे उसमें एंगेजमेंट का बताऊंगा। पर मेरे को यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है, SA 200 बोल रहा है ना, मैंने बताया था ना कि हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में अच्छे से, उसमें 3 पॉइंट में बताएंगे तो वो। उसके बाद थर्ड है एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। एजुकेशन कैसे, जो सी इंटर में पढ़ रहे हो, सी ए फाइनल में पढ़ रहे हो, ट्रेनिंग में मिलेगी आपको, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रिंसिपल होंगे वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, ट्रेनिंग में हो गया। और एक्सपीरियंस जो आप सीए बनकर सीओपी होल्ड करोगे। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कौन होता है, क्या आपको पता है ऑडिटर कौन होता है, कौन बन सकता है ऑडिटर। ऑडिटर कुछ ना कुछ रूल्स तो देने पड़ेंगे ना, हर एक इंसान ऑडिटर नहीं हो सकता। ऑडिटर हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीन्स मेंबर ऑफ ICAI। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो ना तो आप फॉर्म वगैरह फिल करके रिक्वायर्ड फीस जो उतनी होती है वो दे के मेंबर ऑफ ICAI बन जाते हो। तभी आप अपने नाम के आगे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हो। सीए फाइनल का एग्जाम का रिजल्ट आए तो आप ये मत सोचना पास होते ही सीए लिख दिया फेसबुक पे नाम के आगे, सीए टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। गलत चीज है ये, जब आप मेंबर बन जाओगे तब सीए लिख सकते हो। सो सीए होना चाहिए और प्रैक्टिस में होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस क्या है, एक तो होता है जॉब,
आप जॉब पे जाते हो किसी कंपनी में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो मैनेजमेंट मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी बना के देगी, वो भी तो बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं, बढ़िया बना के देगा। इसको पता है ऑडिटर भी क्या क्या चेक करता है, तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखेगा। तो या तो जॉब कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलते हैं ना, छोटे छोटे क्लिनिक, जो आपने देखा होगा, कभी बीमार हो गए होगे, क्लिनिक क्लिनिक खोलते हैं, ऐसे हम सी अपनी फर्म खोलते हैं, उसमें भी पार्टनर बन सकते हो। सो प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये है सर्टिफिकेट, ये है ऑफ, और ये है प्रैक्टिस, ये वाला वर्ड। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करोगे तो आप ऑडिटर बन सकते हो। ठीक। ओके, सो ऑडिटर बता दिया कौन बन सकता है। हाँ, तो अब जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहे हो सीए बनने के बाद, तो आप एक्सपीरियंस भी तो गेन करोगे। एक जगह पे ऑडिट किया, फिर दूसरी जगह पे ऑडिट किया, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी, आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा, दैट इज एक्सपीरियंस। अब ये पीयर रिव्यू क्या है? पीयर का मतलब होता है इक्वल। पीयर का मतलब होता है इक्वल, और रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना। ये भी आप एक्चुअल में तो सीए फाइनल में ही देखोगे, पर मैं थोड़ा तो बताऊं कि ये चार्टर्ड अकाउंट, अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू कैरी आउट पीयर रिव्यू, मतलब आपने जो ऑडिट किया उसका ना थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोविजंस पे नहीं जा रहा, मेन दिमाग में ज़्यादा ही हैवीनेस लगेगा क्या है। पीयर रिव्यू का सिंपल मतलब ये है, जब आपने ऑडिटर बन के ऑडिट कर दिया किसी एंटिटी का, तो थोड़े टाइम के बाद ना आईसीआई बोलता है कि यार मैं किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पीछे से भेज देता हूँ, इनका काम चेक करवाते हैं, इन्होंने काम कैसे किया, अप टू द मार्क है कि नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। दोबारा कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, इक्वल पोजीशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इक्वल, तो वो आएगा और चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। तो वो भी आपका काम चेक कर रहा है, तो आपकी इंडिपेंडेंस सही रहेगी ना, बढ़िया रहेगी। अब ये क्या है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ओ हो, इतना बड़ा नाम। ई क्यू सी आर, इसको हम पढ़ेंगे एस से एस ए 220 में, थोड़ा ध्यान से। ठीक। पर अभी क्या बताता हूँ कि जब हम लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करते हैं ना, तो वहां पर जब हम ओपिनियन देते हैं, तो पीयर रिव्यू में तो ऐसा था कि हमने ओपिनियन दे दिया और फिर दोबारा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके कोई चेक कर रहा है, पर यहाँ पर क्या है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब इक्विवेलेंट, मतलब मेंबर होना चाहिए आईसीएआई का, या तो हमारी मतलब हमारी फर्म का ही पार्टनर हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हो सकती है ना, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके फर्म खोल लें तो पार्टनरशिप फर्म है। तो उस वाले केस में अगर कोई और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये याद रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आकर आपका काम मतलब ओपिनियन देने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट में डालने से पहले कि बढ़िया बना दिए इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या गंदे बना दिए, जैसा भी, वो करने से पहले अगर ई क्यू सी आर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, आके आपका काम देख ले तो बढ़िया हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंस और बाकी सारी चीजों के लिए, तो ये एक सेफ गार्ड है। ये हम पढ़ेंगे इसको, ऐसे 220 में देखेंगे, ऐसे 220 में हम इसको देखेंगे, और ये चैप्टर नंबर 2 में ही कवर है। चैप्टर नंबर 2 में हम ऐसे 200, मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट वाली वीडियो में तो हमें इस चैप्टर 1 का ही 3 टॉपिक खत्म करने हैं, उसके बाद हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ना है एस से 200, 210, 220, प्लस एक और चीज पढ़नी है, वो अभी एस क्यू सी, ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या क्या है। तो ये ना जो चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड वीडियो आएगा, उसके अंदर ये वाले चीज़ों का बेसिक चीज़ें मैं समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए मैंने इस वाली वीडियो को थोड़ा हैवी ना लगे आपको, इसीलिए यहीं पे एंड करूंगा थोड़े टाइम के बाद। मतलब हम 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, और ये 4, 5, 6 इस वाले में कवर करेंगे। सो एस ए 220 और एस क्यू सी 1 ये कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा तो आपका सीए मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपने नोट्स में 2 चैप्टर में डिवाइड किया इसको। ठीक।
सो हमारा यहाँ तक इंडिपेंडेंस हो गया, ये पांचों पॉइंट कवर कर लिए, डायग्राम के बता दिया, इंट्रोडक्शन का बता दिया और आखिरी का बता दिया। हमारे सेफ गार्ड ओवर, थ्रेट्स ओवर, इंडिपेंडेंस पूरा पॉइंट कंप्लीट, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। सो इसके साथ हमारा टॉपिक 1, 2 और 3 कवर हो जाता है। 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू टेक इट अप। अगली वाली वीडियो में कवर करवा दूंगा और सही से सही, बढ़िया से चल रहा है। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।